हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिशन मीन्स किसी चीज़ को रोक देना, अवरुद्ध कर देना। तो जब एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी या कार्य करने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है तो उस फिनोमेना को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। जैसे एंजाइम इनहिबिटर्स, और ये किसके द्वारा होता है? कोई इनहिबिटर्स, कोई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि एक्टिव साइट से या कहीं भी एंजाइम से बाइंड होकर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को हैम्पर करते हैं। सो एंजाइम इनहिबिटर्स इज़ डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस विच बाइंड्स विद द एंजाइम से वो बाइंड होते हैं एंड ब्रिंग्स अबाउट अ डिक्रीज इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम। मतलब एंजाइम से बाइंड होकर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो कहलाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। और जब उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी अवरुद्ध हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो इनहिबिशन कहलाएगा। द इनहिबिटर्स में भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और इनको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इनहिबिशन को। तो इनहिबिटर्स के द्वारा एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी का रुक जाना इनहिबिशन कहलाता है। ये 3 प्रकार के होता है इनहिबिशन: रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक। रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स आ सकती है प्रोसेस, मतलब इनहिबिटर बाइंड हुआ और वो रिमूव भी हो सकता है। इरिवर्सिबल मतलब अगर एक बार इनहिबिटर बाइंड हो गया एंजाइम से तो वो वापस नहीं आ सकता। और एलोस्टेरिक मतलब एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा एक एडिशनल साइट प्रेजेंट होती है, उस पर कोई कंपाउंड या तो एनहेंस कर सकता है एंजाइम की एक्टिविटी या फिर रोक सकता है। तो उस साइट पर इनहिबिटर्स का बाइंड हो जाना इनहिबिशन करता है। तो ये 3 कैटेगरी है: रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। 1 बाय 1 लेते हैं। पहला है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल जैसा हमने बताया, the inhibitors binds non-covalently with enzyme and the enzyme inhibition can be reversed if inhibitor is removed। मतलब इनहिबिटर जो है वो एंजाइम से नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है, और अगर इनहिबिटर का रिमूवल हो जाए, इनहिबिटर को रिमूव कर दिया जाए, तो वो इनहिबिशन रुक सकता है और फिर से एंजाइम कार्य करने योग्य हो सकता है। अब इस रिवर्सिबल इनहिबिशन को फिर से कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप में: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव से हमें समझ में आ रहा है 2 चीज़ों के बीच में कंपटीशन होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, और अनकॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन योग्य कोई बात ही नहीं है वहाँ पर। सो फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हियर इनहिबिटर को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनहिबिटर विच क्लोजली रिजेंबल द रियल सबस्ट्रेट इज रिगार्डेड एज सबस्ट्रेट एनालॉग। मतलब जो इनहिबिटर होगा वो किसकी तरह दिखेगा? सबस्ट्रेट की तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट मानकर इनहिबिटर से कंबाइन कर जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, और इस तरीके से प्रोसेस रुक जाएगी। इसको अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो ये इस तरह दिखाई देगा। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और फिर अगेन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। इस केस में सबस्ट्रेट की जगह अगर इनहिबिटर आ जाता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो दोनों में एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा और एक्टिव साइट पर भी बाइंड हो सकता है। तब एंजाइम उस कंडीशन में एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और एंजाइम का जो प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा और ये प्रोसेस रुक जाएगी। इसके एग्जाम्पल हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर है CH2COH CH2COH। पर इनहिबिटर जो है इसका मैलोनिक एसिड है, और मैलोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर समवॉट इसी तरीके का है, COH CH2COOH। 2 फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले इसमें भी 2 हैं।
इसमें CH2 2 है, इसमें 1 है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये समटाइम्स फंक्शनल ग्रुप के केस में जाकर अटैच हो जाता है और एंजाइम की एक्शन को रोक देता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम है, जैसे हमने लास्ट वीडियो सेशन में स्टडी किया था, एस जहाँ पर लगा होता है वो एंजाइम को शो करते हैं। इसकी सबस्ट्रेट है हाइपोजेंथीन या ज़ैंथीन और इसका इनहिबिटर है एलोप्यूरिनॉल। कई बार इनहिबिशंस का उपयोग डिसीज़ की कंडीशन को क्योर करने में भी किया जाता है। जैसे एलोप्यूरिनॉल जो इनहिबिटर है, मतलब एलोप्यूरिनॉल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को रोकता है, तो ये एज अ ड्रग, एज अ दवाई के रूप में ये यूज़ होता है और ये कंट्रोल करता है गाउट को। गाउट मतलब जिसको गठिया बोलते हैं हिंदी में, गठिया रोग को ये कंट्रोल करने में काम आता है। टू रिड्यूस एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम हाइपोजेंथीन, क्योंकि अगर हाइपोजेंथीन बनेगा तो हाइपोजेंथीन फिर अगेन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और वो डिपॉजिट होकर जॉइंट्स में पेन कॉज करता है। तो उस कंडीशन में एलोप्यूरिनॉल जो है वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, ज़ैंथीन का कन्वर्जन नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा और पेशेंट को उससे आराम मिलेगा। तो ये इनहिबिटर्स एज अ ड्रग इनहिबिटर भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव में द इनहिबिटर बाइंड्स एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम सरफेस। मतलब जो इनहिबिटर था, अभी कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ था, इनहिबिटर जो था वो डायरेक्टली एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा था, पर यहाँ पर जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के अलावा दूसरी सरफेस पर बाइंड कर रहा है। द बाइंडिंग इम्पेयर्स द एंजाइम फंक्शन, और कहीं भी बाइंड होने के कारण एंजाइम की एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, रुक रही है। सो हियर इनहिबिटर्स हैज़ नो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस विद द सबस्ट्रेट। यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चरल समानता होगी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पर इनहिबिटर या तो एंजाइम से डायरेक्टली कंबाइन हो सकता है टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, फिर सबस्ट्रेट इससे कंबाइन हो सकती है, या फिर ये इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी कंबाइन होकर ESI का निर्माण कर सकता है। पर दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, अतः एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी। इसका जो एग्जाम्पल है नॉन कॉम्पिटिटिव में, जनरली हैवी मेटल्स जो हैं जैसे Ag, Pb, Hg एक्सेट्रा, ये आकर एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। और अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं तो ये इस तरीके से है, एंजाइम का सल्फाइड्रल ग्रुप पर मर्क्यूरिक आयन यहाँ पर अटैच हुआ और H की जगह ये यहाँ पर अटैच हो गया और इसको इनएक्टिव कर दिया। ये इरिवर्सिबल होता है और ये बैक रिवर्स रिएक्शन नहीं जा सकती, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। Uncompetitive means here inhibitor does not bind with the enzyme but only bind with the enzyme substrate complex। मतलब एंजाइम से कंपटीशन या नॉन कंपटीशन का कोई केस नहीं है। यहाँ पर इनहिबिटर डायरेक्टली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ज्वाइन कर रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण प्रोडक्ट निर्माण नहीं हो पा रहा है और इनडायरेक्टली जो प्रोसेस है प्रोडक्ट बनने की वो रुक रही है। तो इस तरीके से इनहिबिशन में एक इनहिबिटर एक कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है और ये कहलाता है इनहिबिशन। हमने अभी रिवर्सिबल पढ़ा, जो रिवर्स हो सकता था। अभी आप सारी रिएक्शंस में देख रहे हैं रिवर्सिबल का साइन बना हुआ है, मतलब ये रिवर्स हो सकता है। इनहिबिटर नॉन कोवेलेंटली बाइंड है और रिमूव किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इनहिबिटर्स बाइंड्स कोवेलेंटली, यहाँ पर जो इनहिबिटर की बाइंडिंग होगी वो कोवेलेंट बाइंडिंग होगी with the enzyme and inactive them with irreversible which is irreversible। तो एंजाइम को टोटली वो इनएक्टिवेट कर देगी। These are usually toxic substances। जो टॉक्सिन्स की हम बात करते हैं वो जनरली इस तरीके से एंजाइम से बाइंड करके
उन्हें हमेशा के लिए इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आइडोएसिटेट is an irreversible inhibitor of the enzyme like papain and glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। मतलब ये जो एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase, ये ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है और आइडोएसिटेट अगर इससे आकर बाइंड करता है तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी। ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा और सेल डैमेज हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट DFP जिसे बोलते हैं। इसे नर्व गैस भी बोलते हैं और इसे जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर डेवलप किया था टू बाइंड विद सेरीन प्रोटीएज एंड एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये सेरीन प्रोटीएज एंजाइम और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम से बाइंड करके नर्वस सिस्टम को टोटली डैमेज कर देती है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ था। दे आर द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जिनके पास एक्टिव साइट के अलावा एक एडिशनल साइट होती है जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अगर इस जगह पर इस साइट पर पॉजिटिव फैक्टर बाइंड करता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, पर अगर एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर आकर बाइंड करता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है या बंद कर देता है। तो इस तरीके से ये इनहिबिशन हुआ। एंजाइम इनहिबिशन समटाइम्स यूज़फुल होते हैं जैसे एलोप्यूरिनॉल और ड्रग्स के लिए, और कई बार बहुत हार्मफुल होते हैं जैसे नर्व गैस वगैरह। ये सीधे सुसाइडल इनहिबिशन भी कहलाते हैं। सो अगर हम समरीज़ की देखें, एंजाइम इनहिबिशन 3 टाइप का था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक। रिवर्सिबल अगेन 3 टाइप का था, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। इरिवर्सिबल जो था परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देता है। एलोस्टेरिक जो है एक एडिशनल साइट होती है जिसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं और वो चेंज इन कन्फर्मेशन करके एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो गो थ्रू इट। Thank you.